हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 5th सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स के यूनिट 3 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। देखिए स्टूडेंट, जो लेजर लाइट है वो एक स्पेशल प्रकार की लाइट है जो कि ऑर्डिनरी लाइट से बहुत ही डिफरेंट होती है। लेजर लाइट के पास 4 तरह की स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक होती है इंटेंसिटी, एक होती है डायरेक्शनैलिटी, एक होती है मोनोक्रोमेटिसिटी और एक होती है कोहेरेंस। इन्हीं 4 फीचर्स की वजह से जो लेजर लाइट है वो ऑर्डिनरी लाइट से अलग होती है। अब बात आती है कि लेजर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी लेजर सिस्टम के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एक्टिव मीडियम और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे पास पंपिंग सोर्स, जिसको हम एनर्जी सोर्स और एक्साइटेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और तीसरा जो मेन कंपोनेंट होता है किसी भी लेजर सिस्टम का, वो होता है रेजोनेटर कैविटी एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है जिसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर 3, 4 या 5 मार्क्स की कैटेगरी में यही आता है, उससे ऊपर का कभी नहीं आता। तो आपको इसमें मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इन तीनों मेन कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहला मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर, जो कि है एक्टिव मीडियम। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव मीडियम जो होता है ये वो मीडियम होता है जहां पर लेजर एक्शन होता है लेजर के अंदर। जो एक्टिव मीडियम होता है वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि रूबी लेजर के केस में हमारे पास जो एक्टिव मीडियम होता है वो रूबी रॉड होती है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होती है। ये जो एक्टिव मीडियम है गैसेस मिक्सर भी हो सकता है, जैसे हीलियम एंड नियॉन गैस मिक्सर यूज किया जाता है हीलियम नियॉन लेजर के अंदर। ये जो एक्टिव मीडियम है ये एक सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, जो कि यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक्टिव मीडियम के अंदर जनरली थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं ग्राउंड स्टेट में वो अपर एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा होते हैं। जो N1 है वो पॉपुलेशन है हमारी नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। जो N2 है वो है पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, मींस नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। जनरल केस में थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम के केस में जो N1 की वैल्यू होती है वो N2 से ज्यादा होती है। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने लेजर लाइट प्रोड्यूस करवानी है लेजर सिस्टम से, तो जो हमारे पास कंडीशन होती है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, जो N1 ग्रेटर देन N2 होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमें चाहिए होता है। मींस हमारे को जो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, तभी हमारा जो है लेजर एक्शन हो पाएगा। क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, मींस N2 शुड बी ग्रेटर देन N1 जब होगा, तब हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डोमिनेट करेगा। जब स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगा किसी भी लेजर सिस्टम के अंदर, तो आपको लेजर लाइट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मींस हमें जो पॉपुलेशन को है वो इन्वर्ट करवाना है। जो N1 में पहले नंबर ऑफ एटम ज्यादा थे N2 के कंपैरिजन में, अब हमें उल्टा करना है, N2 में नंबर ऑफ एटम ज्यादा करने हैं एज कंपेयर टू N1। और N2 में मींस N2 जो नंबर है एटम्स का एक्साइटेड स्टेट में, उसको हमने ग्राउंड स्टेट में जितने एटम्स प्रेजेंट है N1 उनसे ज्यादा करना है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉपुलेशन इन्वर्शन। तो पॉपुलेशन इन्वर्शन जो करवाने के लिए मींस N2 नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने के लिए एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ये एनर्जी जो है आप कई फॉर्म्स में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे हम रूबी लेजर के केस में करते हैं। वहां पर जो हम एनर्जी देते हैं लेजर सिस्टम को, वो हम फ्लैश लैंप के थ्रू देते हैं, मींस ऑप्टिकल पंपिंग करवाई जाती है वहां पर। तो हीलियम नियॉन लेजर के अंदर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू ये काम करवाते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्शन बिल्ड करवाते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। और भी बहुत सारी लेजर्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक्जिमर लेजर है, उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन से पैदा हुई एनर्जी को यूज करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन को बिल्ड करवाने के लिए। स्टूडेंट्स, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा किए जाते हैं as compared to number of atoms in ground state through a process called pumping. Pumping can be of different types. It depends on the nature of active medium. कि आपका एक्टिव मीडियम सॉलिड है तो आपको कोई और पंपिंग यूज करनी पड़ेगी, अगर आपका एक्टिव मीडियम गैसेस फॉर्म में है तो आपको किसी और प्रकार की पंपिंग यूज करनी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्टिव मीडियम। पहले हम यहाँ तक देखते हैं कि आपको यहाँ तक एग्जाम में क्या लिखने आना है, उसके बाद हम समझेंगे कि एक्टिव मीडियम के अंदर आप और क्या ऐड करके आएंगे। Main components of laser. There are 3 main components of laser, namely active medium, pumping source
जिसको हम एनर्जी सोर्स एंड एक्साइटेशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। थर्ड होता है रेजोनेटर कैविटी एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर। किसी भी लेजर सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला एक्टिव मीडियम, दूसरा पंपिंग सोर्स, तीसरा रेजोनेटर कैविटी मींस ऑप्टिकल रेजोनेटर। सब एक्टिव मीडियम की बात करते हैं पहले, तो उस पर आप क्या लिख के आएंगे, इट इज अ मटेरियल इन विच द लेजर एक्शन टेक्स प्लेस। ये खास तरह का मटेरियल होता है जिसमें लेजर एक्शन हो सकता है। बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है नेचर के अंदर, बट हर एक मटेरियल को आप लेजर सिस्टम के अंदर यूज नहीं कर सकते। हर एक मटेरियल के अंदर लेजर एक्शन नहीं हो सकता। कुछ ऐसे खास मटेरियल्स हैं जिनके अंदर लेजर एक्शन हो सकता है और ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं एक्टिव मीडियम। द एक्टिव मीडियम में बी अ सॉलिड सच एज रूबी रॉड इन रूबी लेजर। एक्टिव मीडियम सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हम रूबी रॉड को यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में रूबी लेजर के अंदर। मे बी अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज हीलियम नियॉन गैस मिक्सर इन हीलियम नियॉन लेजर। ये एक गैसेस का मिक्सर भी हो सकता है, जैसे हम हीलियम नियॉन लेजर के अंदर हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सर यूज करते हैं। मे बी अ सेमीकंडक्टर सच एज गैलियम आर्सेनाइड इन सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर भी आजकल जो है वो लेजर लाइट प्रोड्यूस करवाने के काम आते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड। लेजर मीडियम इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव मीडियम और गेन मीडियम। लेजर मीडियम को एक्टिव मीडियम भी कहा जाता है और गेन मीडियम भी कहा जाता है। गेन और एक्टिव मीडियम क्यों कहा जा रहा है इनको, जब हम इसकी थोड़ा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसको गेन मीडियम क्यों कहा जाता है एक्टिव मीडियम को। जनरली इन एन एक्टिव मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन इन एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी स्टेट। एक्टिव मीडियम की जो एक्टिव मीडियम होता है, चाहे कोई भी एक्टिव मीडियम ले लें हम, तो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या कंडीशन रहती है कि जो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। मीन जो N1 की वैल्यू होती है वो N2 से ज्यादा होती है। N1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, N2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट। तो इसके बाद आप क्या लिख के आएंगे एक्टिव मीडियम में, और कैसे एक्टिव मीडियम वर्क करता है लेजर एक्शन को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे लेजर एक्शन होता है एक्टिव मीडियम के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ये है इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन, जिसमें हमारे पास ये है ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी है E1 और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है N1। ये है हमारी एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी है E2, इसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं N2। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एटम्स बोल रहा हूँ, जो हम लिखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। ये एटम्स भी आप इनको कह सकते हैं, डॉट्स को आप इनको इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। चलिए हम इलेक्ट्रॉन्स लेके चलते हैं, क्योंकि हम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे इनको। N1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी स्टेट E1 और N2 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी स्टेट E2। E2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट है, E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में जो N1 होता है वो N2 से ज्यादा होता है, मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। बट लेजर एक्शन करवाने के लिए सबसे पहले हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवाना पड़ता है। और पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा बनाने को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन करवाना। पॉपुलेशन उल्टी करवानी है, हमने इन्वर्ट करवानी है। पहले N1 ग्रेटर देन N2 था, अब N2 ग्रेटर देन N1 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर से फोटोन, बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम लाइट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और मींस फोटोन की फॉर्म में लाइट एमिट करवा रहे, लाइट फॉल करवा रहे हैं एक्टिव मीडियम के ऊपर। तो एक्टिव मीडियम के ऊपर जब हम लाइट फॉल करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट में जो है उनको एनर्जी मिलेगी और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और इसके बाद होगा क्या स्टूडेंट्स, जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू इन द ग्राउंड स्टेट। मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो गया। और पॉपुलेशन इन्वर्शन कैसे अचीव किया हमने, पंपिंग करवा के। पंपिंग का मतलब होता है बाहर से एनर्जी देना, ताकि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे हैं क्या ये हमेशा के लिए वहां रहेंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम टाइम के लिए रुक पाते हैं। क्योंकि जो लाइफ टाइम होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो बहुत कम होता है और वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। यू कैन इमेजिन कितना कम टाइम है ये। तो 10⁻⁸ सेकेंड्स ऊपर रहने के बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया था वो वापस नीचे आ जाएगा। जब वो वापस नीचे आएगा तो वो फोटोन एमिट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी यहाँ से यहाँ तक जाने में। और जो एच न्यू की वैल्यू होगी वो E2 - E1 के बराबर होगी। तब जब ये फोटोन जो एमिट होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, ये अपने आप आया है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस के थ्रू फोटोन एमिट हुआ है वो क्या करेगा,
वो फोर्स करेगा इन एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को नीचे लाएगा, और उस प्रोसेस में क्या होगा, फिर एक फोटोन एमिट होगा। तो मान लीजिए आपके पास दो फोटोन्स हो गए, ये जो दो फोटोन्स हैं ये आगे क्या करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जो एक्साइटेड स्टेट में बैठे हैं उनको फोर्स करेंगे, उनको स्टिमुलेट करेंगे, उनको ट्रिगर करेंगे ताकि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएं। तो उससे होगा क्या स्टूडेंट्स, दो और फोटोन्स एमिट होंगे। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे ऐसे जो फोटोन्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, एम्पलीफाई होते जाएंगे, और जितने भी फोटॉन्स एमिट होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में, यहाँ पर पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप वापस यहाँ से यहाँ आ गया और उसने फोटोन एमिट किया, वो फोटोन जो एमिट हुआ उसने और जो एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे उनको स्टिमुलेट किया, उनको ट्रिगर किया, उनको फोर्स किया ताकि वो एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ जाए और फोटोन्स एमिट करें। तो इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। मींस स्पॉन्टेनियस एमिशन पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हुआ। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा धीरे धीरे, और फोटोन्स जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और जितने भी फोटोन्स एमिट होंगे उन सबका फेस सेम होगा, उन सबकी पोलराइजेशन सेम होगी, उन सबकी वेवलेंथ सेम होगी, उन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। मींस ये जो फोटोन्स हैं ये लाइट को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देंगे, इसलिए जो हमारे पास लाइट का जो है वो गेन होगा, इसलिए एक्टिव मीडियम को गेन मीडियम भी कहा जाता है। यहाँ पर लाइट का एम्पलीफिकेशन हो रहा है। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्पलीफिकेशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर लाइट का एम्पलीफिकेशन हुआ है किस प्रोसेस के थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू यहाँ पर लाइट का एम्पलीफिकेशन हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी सारी बात को जो मैंने आपको यहाँ समझाई है उसको ही आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, तब आपका एक्टिव मीडियम वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे एक्टिव मीडियम वाले पॉइंट के अंदर। थोड़ा हमने पहले सेक्शन में डिस्कस किया था, आप डिस्कस करते हैं कि और क्या आप ऐड करके आएंगे एक्टिव मीडियम वाले पॉइंट के अंदर। However, to produce laser action, the number of electrons in the excited state should be greater than that in the ground state. अगर हमें लेजर एक्शन करवाना है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू दैट इन ग्राउंड स्टेट। मींस N2 should be greater than N1, N2 should be greater than N1, N2 ज्यादा होना चाहिए, N1 कम होना चाहिए। अगर आप लेजर एक्शन प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, लेजर लाइट प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आफ्टर रिसीविंग एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम सोर्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट। ये जो प्रोसेस है पॉपुलेशन इन्वर्शन की, जो मींस N2 should be greater than N1, ये कैसे अचीव करवाएंगे हम, किसी एनर्जी सोर्स को यूज करवा के उससे एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन्स है ग्राउंड स्टेट में वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और जो एनर्जी सोर्स हम यूज करेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं पंपिंग करवाना। और पंपिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द आप लेजर कौन सी यूज कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट डू नॉट स्टे फॉर लॉन्गर टाइम as the lifetime of electrons in the excited state is only 10⁻⁻8 सेकंड। जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए हैं बाहर से एनर्जी सोर्स से एनर्जी लेके, वो कितना टाइम रहेंगे एक्साइटेड स्टेट में, बहुत कम टाइम के लिए रहेंगे, और वो टाइम होगा 10⁻⁻8 सेकंड। Hence, after short period of time, electrons in excited state will fall back to the ground state by releasing energy in the form of photons. इसलिए 10⁻⁸ सेकंड्स तक एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे उतनी ही एनर्जी एमिट करेंगे जितनी एनर्जी उन्होंने यहाँ से यहाँ तक जाने में ली थी। मींस E2 - E1 डिफरेंस, जितनी एनर्जी वो एमिट करेंगे। E2 है एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, E1 है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो hν की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जो फोटोन एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, तो hν की वैल्यू जो होगी वो E2 - E1 के बराबर होगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये जो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया है पहली केस में, वो अपने आप आया है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे स्टार्ट होगा एक्टिव मीडियम के अंदर, ये देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन हमने स्टार्ट करवाया था बाहर से एनर्जी देके। अब हम बात करेंगे आगे क्या होगा। When these emitted photons collide with the electrons in the excited state, then photons will force these electrons to fall back to the ground state. जब spontaneous emission में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अपने आप वापस आया था तो उसने एक फोटोन एमिट किया था जिसकी एनर्जी थी hν। ये फोटोन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, उनको ट्रिगर करेगा ताकि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इसलिए इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। As a result, electrons again release energy in the form of photons. जब spontaneous emission के कारण प्रोड्यूस हुआ फोटोन इन एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा कि वो एक्साइटेड स्टेट छोड़ के ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो इस प्रोसेस में भी फोटोन निकलेगा। और फोटोन जो है
पहले वाला फोटोन जिसने इसको ट्रिगर करवाया, जिसने उसको स्टिमुलेट करवाया एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो नीचे आ जाएं, और जो बाद में फोटोन एमिट हुआ, ये दोनों फोटोन जो है वो सेम फेज में होंगे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। एक बार स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो गया तो ये काम चलता रहेगा। तो दो फोटोन्स आपके पास आ गए पहले केस के अंदर, तो दो फोटोन जो है और दो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट छोड़ के ग्राउंड स्टेट में आ जाए, फिर दो और फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे, 4 हो गए, फिर 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपके पास मिलियंस ऑफ फोटोन्स नहीं हो जाते जो कि सेम फेज में होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, सेम वेवलेंथ के होंगे, उनका पोलराइजेशन भी सेम होगा। तो आपको ये एम्पलीफाई करके देंगे लाइट, जो आपको लेजर की फॉर्म में दिखाई देगी। This process continues producing million of photons which are having same phase, same frequency and same wavelength। तो इस प्रकार काफी सारे फोटोन्स आपको मिल जाएंगे जिनका नंबर जो है मिलियंस में होगा, और वो सारे फोटोन जो है सेम फेज के होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, सेम वेवलेंथ के होंगे। इन दिस वे लाइट एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड इन लेजर मीडियम, और सो लेजर और एक्टिव मीडियम इज आल्सो कॉल्ड गेन मीडियम। इस तरह जो आपका लेजर मीडियम है वो लाइट को एम्पलीफाई करके हमें देता है, किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। बट स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो लेजर का प्रिंसिपल है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। बस स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट कैसे हुआ? बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है लेजर एक्शन के अंदर। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ पहले, उसने स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस करवाया, वो कंटिन्यू रहा स्टिमुलेटेड एमिशन, तब तक आपकी लेजर लाइट प्रोड्यूस नहीं हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर लाइट का एम्पलीफिकेशन हो रहा है। इसलिए एक्टिव मीडियम को हम गेन मीडियम भी करके बोलते हैं, क्योंकि हमें गेन करके देता है लाइट का, यहाँ पर लाइट को एम्पलीफाई करके देता है। तो ये था स्टूडेंट एक्टिव मीडियम। ये डायग्राम आपको नहीं बना के आने एग्जाम के अंदर, आपको सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर के अंदर, वो है ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आप तीनों कंपोनेंट शो करेंगे, एक्टिव मीडियम, पंप सोर्स और ऑप्टिकल रेजोनेटर, जिसको रेजोनेटर कैविटी भी बोलते हैं। ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए था, ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाए कि आपने एक्टिव मीडियम के अंदर लिखना क्या है। तो नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ लेजर की। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने एक्टिव मीडियम के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि कैसे एक्टिव मीडियम को जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है पंप सोर्स के द्वारा, तो कैसे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। फिर कैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है इनिशियली, फिर बाद में कैसे चेन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपको मिलियंस ऑफ फोटॉन्स मिलते हैं जो कि सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ के होते हैं, और वही आपको लेजर लाइट देते हैं क्योंकि वो कोहेरेंट फोटॉन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंपोनेंट ऑफ लेजर, जो कि है पंपिंग सोर्स, जिसको हम एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब तक आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने लेजर एक्शन प्रोड्यूस करवाना है, मींस स्टिमुलेटेड एमिशन को स्टार्ट करवाना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में वो ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। जो नंबर होता है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम N2 से डिनोट करते हैं, और जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट में, उसको हम N1 से डिनोट करते हैं। फॉर लेजर एक्शन टू टेक प्लेस N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, बट आपको जो है उल्टा करना होता है, पॉपुलेशन को इन्वर्ट करना होता है, मींस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा करने होते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव किया जाता है, मींस जिस प्रोसेस के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा किए जाते हैं, मींस जिस प्रोसेस के थ्रू हम N2 ग्रेटर देन N1 अचीव करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है पंपिंग। देखिए स्टूडेंट्स, पंपिंग जो होती है, किस टाइप की पंपिंग हमने यूज की है लेजर के अंदर, वो डिपेंड करती है कि आपका एक्टिव मीडियम का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर सॉलिड स्टेट लेजर है, जैसे कि रूबी लेजर, एनडी याग लेजर, उसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, रूबी रॉड के ऊपर एक जिनॉन, स्पाइरल शेप का जिनॉन फ्लैश लैंप बाउंड कर देते हैं, और जब हम उसको ऑन करते हैं जिनॉन फ्लैश लैंप को, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो जाता है। अगर हम गैसियस लेजर लेते हैं, जैसे कि हीलियम नियॉन लेजर, उसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग नहीं यूज कर सकते, उसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग, जिसमें हम गैसियस मिक्सर में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करवा के एटम्स का एक्साइटेशन करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, मींस एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन हम ज्यादा करवाते हैं एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, मींस N2 ग्रेटर देन N1 हम वहां बनाते हैं। और भी लेजर है, जैसे एक्जीमर लेजर है, उसमें हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा पैदा हुई हीट के द्वारा हम एटम्स का एक्साइटेशन करते हैं, मींस ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, मींस एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देते हैं ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। तो ये है स्टूडेंट्स पंपिंग सोर्स, और इसमें आप यही कुछ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आप पंपिंग सोर्स में क्या लिख के आएंगे। पंपिंग सोर्स
एनर्जी सोर्स और इसको हम एक्साइटेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। The process by which population inversion N2 greater than N1 is achieved in a laser system is called pumping। जिस प्रोसेस के द्वारा हम लेजर सिस्टम के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्शन मींस N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट ग्रेटर बनाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट से, उसको बोलते हैं हम पंपिंग। और पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करना बहुत जरूरी है, इसके बिना पे लेजर एक्शन नहीं होगा, इसके बिना आपको स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है लेजर का। The type of pumping method used depends on nature of active medium। अब पंपिंग कौन सी यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें पंपिंग का, ये सब डिपेंड करता है एक्टिव मीडियम के नेचर के ऊपर जो हमने लेजर सिस्टम में यूज किया है। फॉर एग्जांपल इन सॉलिड स्टेट लेजर सच एज रूबी लेजर वी यूज ऑप्टिकल पंपिंग। सॉलिड स्टेट लेजर का सबसे अच्छा एग्जांपल है रूबी लेजर, उसमें हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। रूबी लेजर जो आपके सिलेबस में भी है, इसलिए हम यहाँ पर रूबी लेजर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जिनोन फ्लैश लैंप उसके ऊपर लपेट देते हैं रूबी रॉड के ऊपर, उसी जिनोन फ्लैश लैंप ऑन होता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है, उसी से जो एटम्स है रूबी रॉड के वो एक्साइट होते हैं और ग्राउंड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मींस पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि रूबी लेजर के अंदर ऑप्टिकल पंपिंग यूज होती है। इन गैसियस लेजर सच एज हीलियम नियॉन लेजर वो यूज इलेक्ट्रिकल पंपिंग। गैसियस लेजर भी होती हैं जिसमें हम गैसियस मिक्सर यूज करते हैं, जैसे हीलियम नियॉन लेजर के अंदर हम हीलियम और नियॉन का मिक्सर यूज करते हैं। उसमें हम सॉलिड स्टेट लेजर्स की तरह ऑप्टिकल पंपिंग नहीं यूज कर सकते, उसके भी रीजंस है, वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि गैसेस लेजर में हम ऑप्टिकल पंपिंग क्यों नहीं यूज कर सकते। वहां पर हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करवाया जाता है गैसेस मिक्सर के थ्रू, जिससे एटम्स का एक्साइटेशन होता है और इलेक्ट्रॉन जो हैं ग्राउंड से छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मींस N2 ग्रेटर देन N1 हो जाता है और पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है पंपिंग सोर्स, एनर्जी सोर्स। और इसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो हमारा मेन कंपोनेंट है लेजर का, जिसको हम ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेटर कैविटी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं लेजर के तीसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसका नाम है ऑप्टिकल रेजोनेटर, जिसको हम रेजोनेटर कैविटी से के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट पहले ब्लॉक डायग्राम समझिए, लेजर का ब्लॉक डायग्राम है क्या। सबसे बीच में होता है एक्टिव मीडियम, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमने एनर्जी सप्लाई करनी होती है ताकि पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन स्टार्ट हो सके इसके एटम्स के अंदर, और फिर दोबारा इसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे उससे स्टिमुलेटेड एमिशन के चेंज शुरू हो सके, जिससे आपको बहुत सारे फोटॉन्स मिलेंगे और जो कि सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ के होंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारा एक्टिव मीडियम और ये है हमारा पंपिंग सोर्स, जिसको हम एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है उसमें हम लेजर सिस्टम में दो मिरर्स लगाते हैं, पैरेलल मिरर्स, इन्हीं को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स ऑप्टिकल रेजोनेटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं क्योंकि ये स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस को गाइड करते हैं। वो कैसे गाइड करते हैं अभी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप समझिए जो पहला मिरर है M1, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, ये 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी 100% पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो मिरर होता है ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है, 98% रिफ्लेक्टिविटी होती है इसकी, सिर्फ 2% लाइट को ये अपने में से पास होने देता है। इसलिए इस मिरर को आउटपुट कपलर भी बोला जाता है क्योंकि इसी मिरर के थ्रू हमें लेजर आउटपुट देखने को मिलती है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमारा जो ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है वो दो मिरर से बना होता है और एक्टिव मीडियम को इन दोनों मिरर्स के बीच में रखा जाता है। अब समझिए ऑप्टिकल रेजोनेटर करता क्या है। ये है स्टूडेंट हमारा एक्टिव मीडियम। इस एक्टिव मीडियम को हमने एनर्जी स्टेट्स की फॉर्म में लिख दिया। ये है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस एनर्जी स्टेट में ग्राउंड एनर्जी स्टेट में कम है और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पंपिंग करेंगे। पंपिंग जो है फ्लैश लैंप से भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से भी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन से पैदा हुई हीट से भी हो सकती है। वो अभी हम बात नहीं कर रहे कि किस टाइप से पंपिंग हुई है। हम मान लेते हैं कि हमने लाइट सप्लाई की इस एक्टिव मीडियम को, ऑप्टिकल पंपिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उससे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ ज्यादा थे अब यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए। इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ज्यादा देर तक ऊपर रहेंगे नहीं, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका लाइफ टाइम जो होता है एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत कम होता है। वो होता है 10⁻⁸ सेकंड। 10⁻⁸ सेकंड तक एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद वो वापस नीचे आएंगे। तो उससे होगा क्या, एक फोटोन एमिट होगा। वो फोटोन क्या करेगा, वो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो hν की जो वैल्यू होगी वो होगी E2 - E1। ये जो hν एमिट हुआ है
इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के कारण ये HNU क्या करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए हैं उनको फोर्स करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, उनको ट्रिगर करेगा, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट छोड़ के ग्राउंड स्टेट में आ सके। उससे एक और फोटोन एमिट होगा। ऐसे ही ये दो फोटोन्स अब हो गए हमारे पास, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐसे फोर्स करेंगे तो एक स्टिमुलेटेड एमिशन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, चेन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको बहुत सारे फोटोन्स मिलेंगे। अब होगा क्या, ये जो फोटोन्स एमिट हुए हैं 2, 4, 8, 16, तो वो क्या करेंगे, इस मिरर से टकराएंगे, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आ जाएंगे। उसके दोबारा फिर वो एक्टिव मीडियम में से पास करेंगे। ये चीज ध्यान से समझने वाली है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फोटोन्स है दोबारा एक्टिव मीडियम में से पास करेंगे, वो दोबारा एक्साइटेड स्टेट में बैठे इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेंगे ताकि वो एक्साइटेड स्टेट छोड़ के ग्राउंड स्टेट में वो आ जाएं। इस प्रोसेस में होगा क्या, और फोटोन्स एमिट होंगे। फिर वो एमिटेड फोटोन्स होंगे जो जिनका नंबर बढ़ चुका होगा वो इस मिरर पे आएंगे, M1 मिरर पे, वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर दोबारा एक्टिव मीडियम में से पास करेंगे। फिर दोबारा वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ट्रिगर करेंगे ताकि वो एक्साइटेड स्टेट छोड़ के ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इस प्रोसेस में होगा क्या, और फोटोन्स ऐड होंगे, फिर वो फोटोन्स इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जो फोटोन्स है, लाइट बीम जो है वो इन मिरर्स के बीच में बार बार रिफ्लेक्ट होती रहेगी और वो एम्पलीफाई होती रहेगी। ये चीज ध्यान रखने वाली है, इसलिए इसको ऑप्टिकल रेजोनेटर कहा जाता है, क्योंकि लाइट को एम्पलीफिकेशन करके देता है। 98% इसकी रिफ्लेक्टिविटी है इस मिरर की। इस मिरर में से सिर्फ 2% लाइट बाहर निकलेगी और आप इमेजिन कीजिए वो 2% भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी होगी लाइट, इतनी ज्यादा एम्पलीफाई हो चुकी होगी लाइट इन दोनों मिरर्स के कारण। तो ये है स्टूडेंट्स जो हमारा ऑप्टिकल रेजोनेटर का काम, कि लाइट को एम्पलीफाई करता है, बार बार इसमें से जो फोटोन्स हैं वो कई 100 टाइम्स इसमें से पास करते हैं एक्टिव मीडियम से इन दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। और जो वेवलेंथ है लेजर लाइट की वो डिपेंड करती है इन दोनों मिरर्स की अलाइनमेंट के ऊपर, की एक्टिव मीडियम के रिस्पेक्ट में इन दोनों मिरर्स की अलाइनमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करती है लेजर की ऑपरेटिंग वोल्टेज। अगर आपने लेजर लाइट के अंदर कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, जैसे आपने पल्स लेजर प्रोड्यूस करवानी है, तो आप इस ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर, इस रेजोनेटर कैविटी के अंदर स्पिनिंग मिरर्स लगा सकते हैं, एब्जॉर्बर्स लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑप्टिकल डिवाइसेस लगा सकते हैं, ताकि आपको लेजर आउटपुट के अंदर काफी सारे डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि पल्स लेजर आउटपुट। तो आप ऑप्टिकल रेजोनेटर में क्या लिख के आएंगे, सिर्फ डायग्राम आप पेपर में ये वाला बना के आएंगे, ना ही ये वाला डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझने के लिए था। ये है मेन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ये सिर्फ समझने के लिए था। ये डायग्राम बनाएंगे और ऑप्टिकल रेजोनेटर वाले टॉपिक के अंदर, पॉइंट के अंदर आप क्या क्या लाइन ऐड करके आएंगे, आइए वो देखते हैं। Third point, optical resonator, which is also called resonator cavity. It is a key component of laser as it guides the process of stimulated emission. भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लेजर का, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन की सारी प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड देता है, उसको दिशा दिखाता है। It consists of pair of mirrors, out of which one is 100% reflecting and other is 98% partially reflecting. सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रेजोनेटर कैविटी होती है वो दो प्लेन मिरर से मिला के बनी होती है, जिसमें से एक जो होता है वो 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, मिरर M1, और दूसरा जो है वो 98% रिफ्लेक्टिंग होता है, सिर्फ 2% इसमें ट्रांसमिशन होता है लाइट का। The active medium is placed in between these two mirrors. एक्टिव मीडियम को इन दोनों मिरर्स के बीच में रखा जाता है। Mirror 2 is called output coupler as it allows some of the light to leave the cavity to produce laser output beam. इस मिरर को आउटपुट कपलर कहा जाता है, वो कहा भी जाएगा क्योंकि यहीं से लेजर आउटपुट बाहर निकलती है। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप 2-3 लाइनें और ऐड करके आएंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर में। वो क्या लाइनें क्या होंगी वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जो कि होगा हमारा लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि आप ऑप्टिकल रेजोनेटर में और क्या लाइन्स ऐड करके आएंगे एग्जाम के अंदर। The light reflects from these mirrors and thus pass through the active medium many hundred of times before exiting the cavity. जो फोटोन्स एमिट होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा, मीन जो लाइट होगी एक्टिव मीडियम के द्वारा प्रोड्यूस होगी, फोटोन्स मीन्स लाइट, जो मिरर्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोटोन जो हैं वो कई बार 100 से भी ज्यादा बार एक्टिव मीडियम से पास होंगे, मींस दे कीप ऑन एम्पलीफाइंग देमसेल्व्स। जो फोटोन्स हैं वो बढ़ते रहेंगे इन मिरर्स से रिफ्लेक्ट होने के बाद, क्योंकि वो बार बार एक्टिव मीडियम से पास करेंगे, बार बार वो स्टिमुलेटेड एमिशन को ट्रिगर करेंगे, तो बार बार आपकी जो लाइट है वो एम्पलीफाई होती रहेगी बिफोर लिविंग द कैविटी। इस कैविटी से बाहर आने से पहले वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो चुकी होगी। The operating wavelength of laser depends on the alignment and design of mirror WRT active medium. जो वेवलेंथ है, किस वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगी लेजर, ये डिपेंड करता है इन मिरर्स की अलाइनमेंट के ऊपर, इन मिरर्स के डिजाइन के ऊपर, एक्टिव मीडियम के रिस्पेक्ट में इनका अलाइनमेंट कैसा है, इनका डिजाइन कैसा है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है लेजर की इस बात पे भी डिपेंड करती है।
Many optical devices such as spinning mirrors, filters, absorbers may be placed within the optical resonator to produce variety of effects on the laser output such as production of pulse laser output. आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं जैसे कि स्पिनिंग मिरर्स हैं, फिल्टर्स हैं, एब्जॉर्बर्स हैं, जिनको आप रेजोनेटर कैविटी में यूज कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ लेजर आउटपुट्स ऑब्टेन करने के लिए। जैसे कि अगर आपको पल्स लेजर आउटपुट चाहिए तो आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं रेजोनेटर कैविटी के अंदर। तो कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ एमिट करने वाली लेजर को भी आप पल्स और लेजर आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ वाली लेजर जैसे हीलियम नियॉन लेजर से भी आप पल्स आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़े मेन कंपोनेंट्स, एक्टिव मीडियम पढ़ा, एनर्जी सोर्स पढ़ा, मींस पंपिंग सोर्स पढ़ा, फिर लास्ट में ऑप्टिकल रेजोनेटर पढ़ा। आप ये 3 पॉइंट्स लिख के आइए और ये डायग्राम बनाइए। जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 3 का है, 4 का, 5 का है, तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।